नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। जिंदगी की जंग आज हार गई हाथरस की निर्भया। दिल्ली में इलाज के दौरान गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई। 15 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही ये पीड़िता और पीड़िता का शव अब गांव लेकर जा रहा है। ऐसे में गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। 14 सितंबर को युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। दलित पीड़िता की मौत से यूपी में कोहराम मचा है। हर कोई यह सवाल कर रहा है कि हाथरस की निर्भया को इंसाफ कैसे मिलेगा। क्या क्राइम इस कदर बेलगाम हो चुका है उत्तर प्रदेश में कि यहां एक पीड़िता से पहले रेप किया जाए, गैंगरेप किया जाए, फिर उसकी जान लेने की कोशिश की जाए। 15 दिन तक ये पीड़िता, ये निर्भया अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। 15 दिन बाद आज सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में उसने दम तोड़ा है। अब कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम की स्थिति इस कदर बुरी हो चुकी है? क्या विपक्षी और विरोधी जो सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर क्राइम को लेकर, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर, क्या उस पर अभी तक गंभीर नहीं हो पाई सरकार? सवाल कई हैं। पुलिस प्रशासन से ले सरकार तक लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि क्राइम कंट्रोल, क्राइम जीरो को कहकर 2017 में सरकार बनी थी, और अब जब 2022 में दोबारा सरकार बनाने के लिए दोबारा दूसरी विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एक बार फिर जनता के दरवाजे पर जाने को तैयार हैं, इस दौरान अगर ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो बड़े सवाल उठते हैं कि क्या महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर लगाम नहीं लग सकी है? कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक जवाब की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई। चारों दरिंदों को शुरुआत में तो 307 के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में जब पीड़िता ने गैंगरेप का बयान दिया, 161 के तहत बयान दिया, उसके बाद यह गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। 4 दरिंदों को, गांव के ही रहने वाले 4 दरिंदों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। लेकिन इस पूरी पुलिस या कार्रवाई पर, भूमिका पर संदेह खड़े होते हैं, संदेह होता है। पहले पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया, बाद में पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ। इसके बाद 4 लोगों पर पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया और फिर सभी चारों आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो लाजमी तौर पर बेबाकी के साथ पूछे जाने चाहिए, और न्यूज़ वन इंडिया उन सवालों को पूछेगा। क्या हाथरस की निर्भया को इंसाफ मिलेगा? सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रशासन की आर्थिक मदद से मिट जाएंगे दाग? इस सवाल को समझिए कि क्या प्रशासन की आर्थिक मदद से, मुआवजा दे देने से ये दाग मिट जाएंगे? सवाल यह भी है कि गैंगरेप पीड़िता के साथ पुलिस ने क्यों दोहरा व्यवहार किया? सवाल यह भी है कि किसके दबाव में आरोपियों को बचा रही थी पुलिस? क्यों शुरुआत में महज मारपीट का मामला दर्ज कर दिया गया? क्या एसपी विक्रांत वीर से नहीं संभल रहा यह जिला? सवाल यह है कि एसपी साहब के ऊपर जिम्मेदारी है जिले के अंदर क्राइम को कंट्रोल करके रखने की। अगर जिला नहीं संभल रहा तो क्यों नहीं इनका तबादला कर दिया जाता? और जहां तक जानकारी है कि इन अधिकारी के पिछले जिलों की जो जानकारी है, जो इतिहास रिकॉर्ड रहा, वो भी बहुत बेहतर नहीं रहा। इसीलिए सवाल उठाना बहुत लाजमी है कि क्या जिला नहीं संभल रहा, क्या ये अधिकारी नहीं संभाल पा रहे, और शुरुआत में क्या इस पूरे मामले में बड़े घालमेल किए गए। मायावती बसपा सुप्रीमो की तरफ से ट्वीट किया गया इस मामले पर। उन्होंने लिखा कि यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज मौत की खबर अति दुखद है। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित करे। बसपा की यही मांग है। तो मायावती की तरफ से यह ट्वीट किया गया, मायावती की तरफ से आवाज बुलंद की गई है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ा है। 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाबदेह हैं, यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, सवाल उठते हैं जब पुलिसिया कार्रवाई इतनी लचर होकर हो रही हो एक ऐसे संजीदा मामले पर, और उस पीड़िता ने आज दम तोड़ दिया हो।
देखिए तो सार, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में 14 तारीख को जो पीड़िता का एक पहले जो तहरीर आई थी जो परिवार की तरफ से, उसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट कराया गया था। लेकिन उसके बाद जब 161 के बयान होते हैं तो 161 के बयान में गैंगरेप की बात आती है जो है, और गैंगरेप, उसके बाद गैंगरेप की धारा तरमीम की जाती है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदेहों के घेरे में है, क्योंकि या तो अगर पहले सच्ची थी बात, यानी कि अगर उसके ऊपर जानलेवा हमला ही हुआ था तो फिर भला आपने गैंगरेप की धारा कन्वर्ट क्यों की? और अगर पीड़िता खुद कह रही है 161 के तहत बयान में उसने स्वीकार किया कि गैंगरेप हुआ उसके साथ, तो फिर पहले क्या पुलिस ने जानबूझ करके रेप का मामला दर्ज नहीं किया था? तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता। दूसरी बात ये है कि हाथरस में अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के जो है हीला हवाली शुरुआती दौर पर की गई, ये साफ तौर पर साबित हुआ है। और जिस तरीके की दरिंदगी उस लड़की के साथ हुई है, जिस तरीके से बेरहमी से और उसको जो है उसके ऊपर चोटों के जो निशान थे वो अपने आप में बताते हैं कि उसके साथ बेरहमी हुई है। तो अब ये सबसे बड़ी बात ये थी। अब आखिरकार जब वो जिंदगी की जंग हार चुकी है, सफदरजंग में उसकी मौत हो चुकी है, तब अब सियासी दल मुद्दा बना रहे हैं। कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला है कि जितना भी सरकार इसको चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद करने की कोशिश करती है, उतना ही उनके अधिकारी मुख्यमंत्री की मेहनत पर पानी फेरते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोशिशों में जुटे हैं, लगातार पेच कस रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जो हाथरस के एसपी हैं, हाथरस के एसपी कुछ दिनों पहले उन्नाव में एसपी हुआ करते थे और उन्नाव में भी उस वक्त बलात्कारों की बाढ़ आ गई थी एक के बाद एक। जिस तरह से वहां पर एक के बाद एक बलात्कार हुए थे और वो रोक पाने में नाकाम रहे, वो हाथरस पहुंचे, वहां पर भी इसी तरह की हरकतें हो रही हैं। ज्यादा उठने लगता है क्योंकि एक गैंगरेप पीड़िता जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि कोई भी जब मामला दर्ज होता है तो मेडिकल पीड़िता का कराया गया होगा, उसमें गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई क्या? या पुलिस को क्या प्रथम दृष्टया ये समझ में नहीं आया कि गैंगरेप का मामला है और शुरुआती मामला सिर्फ मारपीट के तहत दर्ज कर दिया गया? बाद में जब बयान दिया, जब तहरीर पीड़िता की तरफ से दी गई, तब गैंगरेप का मामला सामने आया। सबसे बड़ी अभी यही हैरान कर देने वाली बात है कि दोनों बयानों में, अगर पीड़िता के बयानों की ही आप बात करते हैं, शुरुआती दौर पर आपने कहा कि पीड़िता ने ये कहा कि एक व्यक्ति ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और आपने दर्ज कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि गैंगरेप हुआ, 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया, आपने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन अभी तक गैंगरेप के मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। मेडिकल रिपोर्ट में अभी तक इस बात की जो है पुष्टि नहीं हुई है या मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें ये कहा जाए कि एक्चुअल उस पीड़िता के साथ हुआ क्या था। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मामले को कमजोर करना चाह रही है पुलिस? देखिए अब यही सबसे बड़ी बात है कि अगर 15 दिन हो चुका और 15 दिनों में अगर आप मेडिकल रिपोर्ट ही कंफर्म नहीं कर पाए कि एक्चुअल हुआ क्या था, तो फिर आप क्या जांच कर रहे हैं? 15 दिनों के अंदर तो ये तो सबूतों के मिटने का इंतजार किया जा रहा है एक तरीके से, अगर देखा जाए मेडिकल रिपोर्ट की हम खासतौर से बात करें तो। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट इस पूरे मामले में बेहद अहम है और मेडिकल रिपोर्ट जिस तरीके से सामने रही है, अभी आपको तुषार, सबसे बड़ी बात, हम लोग क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट का ही जिक्र कर रहे हैं और इस वक्त अभी मेडिकल रिपोर्ट एक सार्वजनिक हो रही है। एक मेडिकल रिपोर्ट अभी हमारे पास आई है, अब से कुछ देर बाद हम मेडिकल रिपोर्ट भी बताते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली मैं रोकता हूं ब्रजेश, वो मेडिकल रिपोर्ट का हम जिक्र करेंगे बाद में। पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया, तो पीड़िता की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जिस बात का जिक्र कर रहे थे। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में खुलासा पीड़िता के हुआ है। आपको बता दें, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। एक बड़ा मोड़, एक नया मोड़। अलीगढ़ के JNMCH अस्पताल की रिपोर्ट में खुलासा कि गैंगरेप या दुष्कर्म की पुष्टि इस मेडिकल रिपोर्ट में नहीं की गई है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र हम कर रहे थे अभी ब्रजेश और हम आप कर रहे थे, उसमें खुलासा यह हुआ है कि दुष्कर्म या गैंगरेप नहीं हुआ। ब्रजेश, ये किस तरीके का नया मोड़ है? बिल्कुल तुषार, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज वन इंडिया ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। ये वो मेडिकल रिपोर्ट है, उस पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज वन इंडिया पर आप देखिए। ये पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट है और मेडिकल रिपोर्ट में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है
कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये है। देखिए, ये इस पूरे मामले में जो साफ तौर पर मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गैंग रेप की पुष्टि नहीं है उस मेडिकल रिपोर्ट पे। ये अपने तो अब ये इसने पूरी तरीके से लेकिन ब्रजेश, के मामले पर ही एक नया मोड़ ले जो लिया है। पीड़िता थी, अब जो इस दुनिया में नहीं है, उसका बयान कितना कोर्ट में मायने रखेगा? एक तरफ अगर ये रहे, मैं आपके पास लौटता हूं जरा, क्योंकि राजनीति भी अब काफी चरम पर। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी से हैं। भदौरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। भदौरिया साहब, एक मामला सामने आया, आपके नजर में होगा, आपको ध्यान में होगा, एक पीड़िता की अब फिलहाल मौत हो गई है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, जिसके साथ पहले ये कहा गया कि आप गैंगरेप किया गया, फिर उसे मारने की कोशिश की गई। अभी हालिया में, अभी 2 मिनट पहले ही हमने सार्वजनिक की है वो मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें दुष्कर्म के मामले को मनाही है कि दुष्कर्म नहीं हुआ, गैंगरेप नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है। आपका सबसे पहले रिएक्शन इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो ये मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का अपमान है। इसको आप बताइए अपने कि इससे बड़ा अपमान उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता कि जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटना लगातार एक के बाद एक लगातार होती चल रही है। सरकार इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन सरकार के पास कहने को बहुत कुछ है। कहने को आप उनसे पूछे तो अभी कहेगी कि नहीं, उत्तर प्रदेश में एक आपको डाटा दे देगी, पता नहीं कहाँ से फर्जी बनाते हैं। लगता है मुख्यमंत्री जी अपने ही उनके ऑफिस में लोग बना के भेज देते हैं एक फर्जी कि यहाँ पे सारा खत्म हो गया है, राम राज चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि लगातार दलित बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है। सरकार के लिए शर्म की बात है कि नहीं है मुझे नहीं पता, सरकार इसको कैसे लेती मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश में हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। ये चिंता का विषय हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। मुझे नहीं पता हो तो बेशर्मों की तरह भी उनके प्रवक्ता आएंगे, अभी बोलेंगे आपसे, अभी गिनाने लगेंगे 2007, 8, 9, 10, पता नहीं क्यों 1990 की बात करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि बच्ची के साथ अन्याय हुआ। इसके लिए सरकार कितनी शर्मिंदा है। भदौरिया साहब, सिर्फ एक बच्ची का जिक्र नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसे तमाम मामले पिछले कुछ ही महीनों में सामने आए। लगातार तो दिया, बिल्कुल लगातार बोला है, और कितनी बार लगातार कुछ आप अलग बोल रहे हैं, मैं अलग बोल रहा हूँ क्या? मैंने कहा हमारे सिस्टम की बात है, लगातार ये हत्याएं हो रही हैं, लगातार छोटी छोटी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। और इनके डाटा पता नहीं क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश अगर महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया तो मेरे लिए शर्म की बात है। व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए है कि नहीं है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। दीपक, सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा इस पूरे मामले पर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बलात्कार के बाद बच्ची के रीढ़ की हड्डी टूटती है, जीभ काट ली जाती है, इलाज के अभाव बच्ची की मौत हो जाती है, ये स्पष्ट कर देता है कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार, कानून व्यवस्था सबकी रीढ़ की हड्डी टूटी है और सरकार के खिलाफ वाले की, सवाल पूछने वाले की जीभ काट दी। उत्तर प्रदेश की हाथास घटना आज की एक ऐसी घटना नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया हो। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन था जब, तब भी उत्तर प्रदेश महिला दुराचार और अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे था। उत्तर प्रदेश बारे में रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई है, पार्लियामेंट के पटल पर, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात दीपक, मैं लौट रहा हूं, मैं माफी के साथ आपको यहां पर रोक रहा हूं, मैं लौट रहा हूं क्योंकि यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बिमला बाथम जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उनका रिएक्शन बहुत जरूरी है इस पूरे मामले पर। बिमला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। लगता है हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दीपक, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिला दुराचार, महिला अत्याचार और बलात्कार की घटना, जब प्रदेश में लॉकडाउन, देश में लॉकडाउन था, तो उत्तर प्रदेश में अकेले 1410 शिकायतें की गई थी, जो अपने आप में दर्शाता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा डेटा ये जरूर रहता है। विमला बाथम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। विमला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद। विमला जी, जिस तरीके का मामला ये सामने आया और पीड़िता की आज मौत हो गई है सफदरजंग अस्पताल के अंदर, हाथरस का ये मामला था। यूपी महिला आयोग के आप अध्यक्ष हैं, महिलाओं के हक, उनके कहना चाहिए सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं आप किस तरीके से इस पर रिएक्शन देंगे? मुझे इस पर पूरा संज्ञान इसका लिया था हमने, और हमारी एक सदस्य को हमने भेजा था अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में देखने के लिए। वहाँ वो गई थी सदस्य हमारी, और पूरा सब वहाँ सीएमओ से मिली थी, सारी रिपोर्ट ली। फिर हमने डीएम हाथरस और एसएसपी दोनों से आख्या मंगवाई है। अलीगढ़ डीएम और एसएसपी से भी हमारी बात हुई, बराबर बात हो रही है। वो उन्होंने कहा कि हमने जो गुनहगार थे उनको पकड़ लिया है जी,
लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि जो लेट हुआ है पकड़ने में और जो पकड़े गए हैं वो छूट ना पाए और उनको इतनी कठोर सजा मिले कि लोग सोचे तो रूह कांपे। ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ये निर्भया से भी भयंकर कांड हो गया है। लेकिन विमला जी क्या है कि पिछले एक साल में अगर लगातार देखा जाए, ना सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ, बहुत विभत्स तरीके से हुआ। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्राइम होता है तो बहुत ज्यादा ये सवाल उठाने वाला होता है। ये वास्तव में बहुत अपने आप में बहुत चिंता की बात है कि ये क्राइम इतना विभत्स तरीके से कैसे हो रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर से क्या खत्म हो गया सब कुछ। बिल्कुल। इतना तकलीफ है इस बच्ची के जाने की और इसकी इतनी जो हालत उसकी हुई है, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। विमला जी एक सवाल यह भी उठता है कि पुलिसिया कार्रवाई जो शुरुआती लेवल पर होती है वो इतनी लचर तरीके से होती है कि वो फिर इंसाफ के लिए ठोकरें ही खाती है पूरा मामला। अब इस मामले के आप जिक्र कर लीजिए, पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज किया। पूरा हम इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं, पूरा नॉलेज में, पूरा हम इस पे नजर बनाए हुए हैं और इसमें बस मेरी कोशिश यही है अब जो गुनहगार हैं वो बचने न पाए। विमला जी इसी मामले का हम जिक्र करें, 15 दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। हाँ, तो ये एक हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कमी हमारी होनी नहीं चाहिए जो, लेकिन इस कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो दरिंदे होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आगे से ऐसे कानून में ऐसा प्रावधान भी हो कि कोई बचे ना। कानून तो देखिए पर्याप्त बने हुए हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो और ताकि उनको बचने का मौका ना मिले और निश्चिंत ना हो पाए। होता क्या है कि जब इतनी लेट हो जाता है सजा मिलने में, कहीं न कहीं से वो भय खत्म हो जाता है। तो भय होना चाहिए। जब तक भय नहीं आएगा लोगों के मन में, तब तक ये क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा विमला जी, सरकार के स्तर पर देखें, सरकार लगातार कोशिश कर रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड के बीच में अभी 4 दिन पहले का अपडेट है कि पोस्टर लगाए जाएंगे जिससे कि भय बने, जिस भय का आप जिक्र कर रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को, एक अच्छी योजना को, एक अच्छे कहना चाहिए कार्य योजना को अधिकारी समझ नहीं पा रहे? जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था पिछली सरकार में, अधिकारी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। अधिकारियों को समझना पड़ेगा सरकार जो कदम उठा रही है उसको सख्ती से पालन कराना अधिकारियों का काम है। बिल्कुल। और सख्ती से पालन होगा तभी बात बनेगी। सरकार की और करनी दोनों में एक जैसा होना चाहिए। लेकिन आपको, क्योंकि आप लगातार ऐसे मामलों से रोजाना आप देखते होंगे, तमाम मामले आप तक पहुंचते होंगे, आपको लगता है अधिकारियों के स्तर पर, ग्राउंड के स्तर पर बहुत चूक है, बहुत अभी काम बाकी है? नहीं, कहीं न कहीं चूक है, ये हम मानते हैं, लेकिन इसके लिए वास्तव में चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विमला बाथन जी हमसे जुड़ने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी धन्यवाद सर। एक मामला सामने आया हाथरस में और अब ये दुर्भाग्यवश है कि उस पीड़िता की मौत सफदरजंग अस्पताल में हो गई है। सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर मैं आप ही से जानकारी चाहूंगा, किस तरीके से ये पूरे मामले की कार्रवाई आगे बढ़ी, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे हैं इस पूरे मामले पर और लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है जी 14 सितंबर को 9:30 बजे हुई थी जी, और 10:30 बजे पीड़िता अपने भाई के साथ थाने पर उपस्थित हुई, जिसमें उनके भाई ने अपने स्वयं के हस्तलेख से ये एप्लीकेशन दिया कि इनके भाई को किसी ने गला दबाने का प्रयास, गला दबा के मारने का प्रयास किया और तात्कालिक रूप से बिना किसी डिले के 10:30 बजे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया उचित धाराओं में, और उसके बाद से उसी समय 10:30 बजे पीड़िता को जिला अस्पताल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजा गया जी। और 19 तारीख को इसमें बयानों के आधार पर 354 की बढ़ोतरी की गई तथा 20 तारीख को जो मुख्य अभियुक्त था वो गिरफ्तार हो गया, जिसका नाम एफआईआर में अंकित था, संदीप उर्फ चंदू, और जिसकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए पीड़िता को एएमयू अस्पताल में भेजा गया, जहां वहां के सीओ ने जी
जो भाइयों थे उन्होंने उसका बयान लिया और 22 तारीख को पहली बार पीड़िता ने ये बताया कि उनके साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया है जी। और ये धाराएं तत्कालिक रूप से बढ़ोतरी की गई 376D में और एक अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुका था। शेष 3 अभियुक्त क्रमशः 23, 25 तथा 26 तारीख को गिरफ्तार किए गए। इस प्रकार टोटल जितने भी अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई तथा जो शासनादेश के हिसाब से आर्थिक धनराशि थी जी अनुमान जी। उसका 50% वो भी जिलाधिकारी के माध्यम से उनको हस्तगत करा दिया गया। प्रशांत जी, अभी तक क्या आरोपियों ने ये कबूला है कि गैंगरेप या दुष्कर्म की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया? ये इस समय जिस समय जो SC/ST के केसेस होते हैं उसमें उनको ये प्रूव करना होगा कि उनके द्वारा नहीं किया गया है इस तरह का कृत्य। उनके बयान का कोई मतलब नहीं। जब पीड़िता ने कह दिया है तो ये माना जाएगा कि ये घटना हुई है। हाँ जी, मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल में जो मेडिकल रिपोर्ट उस पीड़िता की जारी हुई है उसमें ये कहा गया है, हाथरस के अस्पताल ने ये जारी की, उसमें ये कहा है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। नहीं, उसके अभी कंक्लूसिव प्रूफ कोई नहीं कह सकता। ये बात अवश्य है कि जो AMU अस्पताल के जो CMO हैं उन्होंने भी ये लिख के दिया है कि पेशेंट ने पहली बार सेक्सुअल असॉल्ट की बात 22 तारीख को बताई जी और फॉरेंसिक जांच के बाद ही कंक्लूसिव तरीके से ये कहा जा सकेगा कि रेप की वारदात हुई कि नहीं हुई। अभी ये कहना प्री मैच्योर होगा। अच्छा प्रशांत जी, ये जो मेडिकल रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में जारी हुई है या सार्वजनिक हुई है उसमें जो दुष्कर्म की बात को रिजेक्ट किया गया है वो मायने रखता है या अभी जो आगे फोरेंसिक जांच की आप बात कर रहे हैं उसमें ये तय होगा कि दुष्कर्म हुआ था या नहीं? क्योंकि काफी देर से ये जानकारी एक तो पीड़िता ने दी, दूसरा काफी देर से ये मेडिकल हुआ, तो सबूतों के साथ बहुत हद तक ये मान सकते हैं कि वो डिमोलिश हुए होंगे। ये संभव है क्या? नहीं, जब जो भी फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठा किए गए हैं उसके रिपोर्ट आने के बाद ही कंक्लूसिव तरीके से कहा जा सकेगा और पूरी तरीके से स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश से पीड़िता को दिल्ली सफदरजंग शिफ्ट कराया गया और उसमें पूरी सतर्कता बरती गई। जहां आज पीड़िता का दुखद देहांत हो गया और इसमें हम लोगों ने धारा 302 की बढ़ोतरी की है और आने वाले समय में हम लोग चार्जशीट करके इस केस को फास्ट ट्रैक करेंगे और फास्ट ट्रैकिंग में हम जल्द से जल्द अभियुक्तों को कन्विक्शन दिलाने की हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारियां आपने साझा की, क्योंकि सीधे तौर पर प्रशांत कुमार जी का ये कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट हाल फिलहाल में भले ही जारी हो गई हो और उसमें दुष्कर्म का या गैंगरेप का जिक्र ना हो, लेकिन अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसका इंतजार है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर इस बात की तस्दीक करती है कि दुष्कर्म हुआ था तो उसे माना जाएगा, वो अगर रिजेक्ट करती है इस बात को तो नहीं माना जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब SC/ST एक्ट के तहत क्योंकि ये मामला दर्ज हुआ है, 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनके ऊपर केस चलेगा, आगे तमाम जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी, लीगल प्रोसेस चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ फोरेंसिक अभी जो रिपोर्ट है उसका इंतजार है। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।